हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है FST टेस्ट नंबर 10। तो इस पेपर डिस्कशन में 51 से 75 तक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करवाने वाली हूं और बाकी 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं। तो इस पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें रह भी गई होंगी तो इस पेपर डिस्कशन के माध्यम से हम लोग उसे सही कर सकते हैं जिससे इन फ्यूचर वो मिस्टेक्स ना हो पाए। ठीक है, चलिए इस पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है, हम सबका मानना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत अपने पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। चलो सभी बच्चे आ गए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दें जिससे मुझे भी पता चल सके कि सभी बच्चे पेपर डिस्कशन देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर आया जाए, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, पढ़ो। 51 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम एल्यूमिनियम के नमूने को पृथक रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में अभिकृत कराते हैं। इसका मतलब है 1 ग्राम एल्यूमिनियम का सैंपल लिया गया, ठीक है, जिसकी अभिक्रिया कराई जा रही है सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य यानी कि अधिक मात्रा में। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया कराई जा रही है अलग और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी अभिक्रिया कराई जा रही है अलग, जो कि दोनों ही मात्रा में क्या है, आधिक्य में है, ज्यादा में है। ठीक, अब आगे ये बोल रहा है तो उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन गैस के मोलों का अनुपात क्या होगा। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए जस्ट आपको अभिक्रिया पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया क्या है, हम सबको पता है एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है पहले तो, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक, अब देखो ये क्या है, धातु है ना, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है एक बार और एक बार क्षार के साथ अभिक्रिया कर रही है ना। तो ये कंसेप्ट तो बहुत पहले ही पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जब धातु अम्ल से या क्षार से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निकलना तो तय होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक उत्पाद तो पता चल गया। ठीक, अब आगे यहाँ पर बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लो फटाफट, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक, अभिक्रिया बैलेंस हो गई, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बनेगा NaAlO2 प्लस Na2O। ठीक, अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक, ये भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, 2 दूनी 4 2 6 यानी कि 6 Na। अब Na 6 है, H देखो 6 है, H भी 6 है, एल्यूमिनियम 2 होने चाहिए तो 2 यहाँ लगा दिया, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ठीक, तो यहाँ पर 4 ये और 2 ये 6। अभिक्रिया बैलेंस हो गई, यानी कि ये अभिक्रिया हमारी पूरी मतलब पूर्ण संतुलित है, पूरी तरह से संतुलित अभिक्रिया है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, बोला क्या गया है, हाइड्रोजन गैस के मोलों का अनुपात क्या होगा। दोनों जगह हाइड्रोजन गैस के मोल अगर हम देखें स्टाइकियोमेट्री से तो क्या है, बराबर है। अब देखो लिया गया एल्यूमिनियम का जो सैंपल है उसमें भी तो मोलों की संख्या क्या है, इक्वल है, 2 और 2 है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 3:3, यानी कि सिंप्लीफाई करोगे इसे तो क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है, तो आंसर देखो हमारा कौन सा मैच हो रहा है, क्योंकि दोनों ही अनुपात क्या है, सेम है, इक्वल है। डन, समझ में आया। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा, 1:1। ऑप्शंस की तरफ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर है। क्वेश्चन समझ में आया, नोट डाउन कर लो फटाफट। ये रिएक्शन बहुत अच्छी और बहुत इजी रिएक्शन है, बेस है मान लो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 333 ग्राम यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट हाइड्रेट फॉर्म में लिया गया है, जिसमें जल के अणुओं की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। अच्छा, आपको गिवन क्या है, यानी कि W आपको क्या दे रखा है, 333 ग्राम। अब आप यहाँ पर M निकाल सकते हो, मोलों की संख्या पता होनी चाहिए ना इसके लिए पूरे। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 18 यानी कि 18 जल के अणु है। अब देखो आपको पता है मोलर द्रव्यमान किस तरह से यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे, एल्यूमिनियम का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ठीक, उनका 3 से मल्टीप्लाई कर दो इन पूरे का, फिर इसका 18 होता है, 18 गुणे 18 कर दो। ठीक, तो इस हिसाब से जब आप निकालोगे तो आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 666 ग्राम। ठीक है, क्या मिलेगी, 666 ग्राम प्रति मोल। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या मिल जाएगी वैल्यू, 666। ठीक, अब यहाँ पर n निकालना है तो क्या कर दोगे, यहाँ पर जस्ट n निकालने के लिए आप कर दोगे 333 बटे 666, तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या है ये, 0.5 मोल। डन, इतना पता। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जल के अणुओं की संख्या बताओ। तो जल के अणुओं की संख्या सिंपल है एकदम, कैसे बता दोगे भाई जल के अणुओं की संख्या, जल कितने अणु हैं, 18 है, गुणे कितने टोटल मोल है हमारे पास, टोटल मोल कितने हैं 0.5 अभी अभी निकाला है, इंटू अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, इंटू 10⁻23। अब देखो आंसर में हम अगर एज इट इज रखें तो ये ऑप्शन गलत होता है, ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक, कितना हो गया 18 पंचे 90 यानी कि 9.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ देखो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो कितने अणु हैं जल के, इस पूरे अगर हम बात करें इस पूरे 333 ग्राम में 9.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, यहाँ तक की चीजें सभी को समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलो 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड टिक कर लेना, सही है। ठीक है, नेक्स्ट अब 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों तत्वों के परमाणु भार क्रमशः कितने हैं, 40 और 80 हैं। यानी कि मान लो आपके पास कोई दो तत्व दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। ठीक है, अब परमाणु भार एक का 40 दे रखा है, एक का 80 दे रखा है बी का। ठीक, ये कह रहा है यदि ए के x ग्राम में y परमाणु हो तो बी के 2x ग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है, लेकिन बहुत ही आसान है। ए में कितने हैं, x ग्राम है। ठीक, अब कह रहा है x ग्राम में y परमाणु है और b के 2x ग्राम में, यानी कि अभी हमें वैल्यू लिखनी है, 2x ग्राम में y 2x ग्राम में कितने परमाणु की संख्या होगी। ठीक, यानी कि ये कह रहा है ये जो x ग्राम है ना, x बटे 40, ठीक, इनका द्रव्यमान दे रखा है x बटे 40, की क्या हो गई, मोलों की संख्या है, किसके बराबर है, y। ठीक, ये बता दिया गया है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, x/40 इंटू Na, तो ये कह रहा है ये y है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये y है, तो इसमें कितनी होगी। ठीक, तो ये कह रहा है इसमें कितनी होगी, तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2x है। ठीक, 2x/80 इंटू Na, ये कितना हो गया यहाँ पर x/40 इंटू Na, यानी कि क्या है, सेम है, देखो सेम ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे y मान रहे हैं, अगर हम इसे y मान रहे हैं तो यानी कि ये भी वैल्यू वही तो है,
तो ये भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी ना, ये भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, y, आंसर क्या हो जाएगा y। तो ऑप्शन ए कह रहा है y/2, गलत। बी कह रहा है y/4, थर्ड ऑप्शन है जो कह रहा है y, ये सही होगा। समझ में आया कैसे हुआ, नोट डाउन करो, एक बार फिर से बता देते हैं कैसे हुआ। देखो कह रहा है ए है बी है, दो तत्व दे रखे हैं जिसके जो हमारे परमाणु भार है 40 है और 80 है। दिया गया द्रव्यमान कितना है, इसका x है, इसका 2x ग्राम है। देखो 2x ग्राम। अब ये कह रहा है x ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है वो y के बराबर है, यानी कि x/40, ठीक है, x बटे यानी कि दिए गए द्रव्यमान बटे जो हमारा भार होता है, ये मोलों की संख्या हो गई, इनटू परमाणुओं की संख्या बोल रहा है। तो इस पूरे को ये बोल रहा है y है, ये क्या है, y है। सेम यहाँ पर बोल रहा है इसके लिए फाइंड आउट करना था, तो 2x/80 इंटू Na, यही तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पे x/40 इंटू Na, तो यानी कि ये और ये क्या है, इक्वल है। जब इसमें y परमाणु हैं तो इट मीन्स इसमें भी y परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें A और B मिलाकर क्या बना रहे हैं, 2C बना रहे हैं, जहां पर आपको डेल्टा H0 की वैल्यू दे रखी है -24 किलो जूल। अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0 की का जो मान है -9 किलो जूल है, ठीक है। अब ये कह रहा है अभिक्रिया का लगभग 298 केल्विन तापमान पर मानक एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। तो मानक एंट्रोपी परिवर्तन के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा S0 डेल्टा H0 माइनस डेल्टा G0 अपॉन डेल्टा T, ठीक। अब इसी फॉर्मूले में रख दो भाई, इसी फॉर्मूले में आंसर रख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये T, ठीक। तो डेल्टा H0 आपको दे रखा है कितना है, -24, G दे रखा है आपको -9, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। अपॉन में T है 298, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, कितना आएगा, इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 15, ठीक, -15 बटे 298। अच्छा, हमें आंसर किलो जूल में भी यहाँ पर किलो जूल में दे रखे हैं, सारे किस में दे रखे हैं, किलो जूल में दे रखे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 बटे 298। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 15,000 बटे 298 माइनस का, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -50.33, ठीक। तो -50.33 को हम अप्रोक्सीमेटली 50 मान लें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर -50, यही हमारा राइट आंसर है। अब बताओ, ऑप्शंस को देखो और बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा इस हिसाब से। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन ही हमें राइट ऑप्शन लग रहा है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो फटाफट, इस क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 54 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, 55, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ टिक कर लेना, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन, ठीक। एक अभिक्रिया है जहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है डेल्टा H की वैल्यू -36 किलो कैलोरी है। तो ये क्या कहलाता है, ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया गया है, ठीक। ये कहलाता है आपके पूरे अभिक्रिया की ऊष्मा, क्या कहलाता है, पूरी अभिक्रिया की ऊष्मा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, 55 क्वेश्चन डन। चलो 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक 10 लीटर के पात्र में 2.5 मोल हाइड्रो आयोडिक अम्ल लिया गया है, ठीक है। साम्य के बाद, अब यहाँ पर यह अभिक्रिया है, ठीक है, 2 मोल हाइड्रो आयोडिक अम्ल लिया गया है। कह रहे हैं साम्य के बाद इसकी सांद्रता 0.1 मोल लीटर माइनस प्राप्त हुई। साम्य पर H2 की सांद्रता मोल लीटर माइनस में क्या होगी, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है।
रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन तो लिखी हुई है ऑलरेडी, H2 प्लस I2, ठीक, ये रिएक्शन है। अब देखो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर 0.25 ले लेते हैं, ठीक, 0.25, और यहाँ पर स्टार्टिंग इनिशियल क्या है, x और x है, ठीक। अब देखो कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये -2x हो जाएगा, -2x, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी क्या होगी कुछ समय पश्चात x और x हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर 0 है, पहले 0 है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल है ना ये, तो यहाँ पर 0 होगी, ये x हो गए, ठीक, कुछ समय पश्चात। अब देखो अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गई 0.25 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.1, ठीक है, इसके बराबर हो जाती है ना, प्राप्त हुई। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व करो, ये 11 नहीं है, ये क्या है, 1 है, 0.1। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 0.15 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0.015, यहाँ पर 0.15 आपको मिल रहा होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 7.5, ठीक है, क्या आ जाएगी, 7.5, x की वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। कैसे आई देखो, जब आप इसका डिवाइड करोगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.075, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आगे ले गए, 7.5 तो 10 टू द पावर -2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि x क्या है, H2 की सांद्रता साम्य में मोल प्रति लीटर माइनस में क्या है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 होगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डन, आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की होती है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए Kp/Kc का अनुपात क्या होगा, Kp/Kc का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता है Kp और Kc में क्या संबंध होता है, ठीक है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट करो, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये कितना है 1 और 1/2, तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर RT की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी माइनस का हाफ, ठीक है, फाइनल अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर Kc RT की पावर -हाफ, ठीक। अब Kp/Kc अगर कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/√RT, ठीक है, क्या मिल जाएगा 1/√RT। डन, क्लियर है इतनी चीज़ें, तो RT -1/2, अब देखो आया कैसे है ये, आपको पता है डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ठीक, इसमें से माइनस करते हैं ना, तो 1 माइनस और ये क्या होगा 1 और इसके लिए 1/2, तो इस हिसाब से जब आप 1 और 1/2 को करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक, तो इससे माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2 एट द एंड, ठीक है, डेल्टा एन ऐसे ही तो निकाला जाता है, क्लियर है, इतनी चीज़ें सभी को क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/√RT, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। देखो कुछ लोग जल्दबाजी में ये मार्क कर देंगे, पर माइनस में आएगा, इसीलिए माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है, ये ऑप्शन अगर आप मार्क करते हो तो आपका आंसर टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है, तो -1/2 है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 1/√RT, ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 टू द पावर -3 मोलर एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल विलयन की pH क्या होगी यदि जिसका वियोजन स्थिरांक क्या है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 है, तो इसके लिए कैसे निकालोगे, देखो वियोजन स्थिरांक C∝², ठीक, ये फॉर्मूला यूज होना है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, pH आपको पता है 10 टू द पावर -3 है,
ठीक है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो रूट में आ जाएगी बाकी सारी वैल्यूज जब रूट में आएगी तो क्या हो जाएगा 1.8 इंटू कितना दे रखा है 10⁻⁻5 अपॉन का 3, ठीक है। कितना हो जाएगा अपॉन में 3। डन, क्योंकि h प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से h प्लस आ जाएगा आपका 3। क्लियर सारी चीज़ें डन। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे इसे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फाइंड आउट करो जल्दी से इस रूट की वैल्यू। आपको आंसर क्या मिल जाएगा 58 का, बताओ जल्दी से। आपको आंसर मिल जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन 3.8 इज राइट आंसर। जब ये रूट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 59 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 58 तक डन। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। पीएच आपको दे रखी है, एच प्लस आपने निकाल लिया है, जस्ट अल्फा की वैल्यू आपको निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए आपने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या होगा जब पोटेशियम क्रोमेट के विलयन को तनु नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, डाइल्यूटेड है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत कराया जाए, ठीक है। तो यानी कि हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, अभिक्रिया पता होनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर, पोटेशियम क्रोमेट की बात हो रही है, ठीक है, K2CrO4 इसकी बात हो रही है, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पर किसके साथ इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी कि कैसा है, डाइल्यूटेड है। कौन है, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, ये है। इतना समझ में आया। अब देखो ये अभिक्रिया आपको कराई जा रही है तो यहाँ पर बनेगा क्या, डाइक्रोमेट बनेगा पोटेशियम का, K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 बन गया। और क्या क्या बनेगा, और बनेगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और जल, ठीक है, KNO3 व जल, ठीक। ये हमारी पूर्ण अभिक्रिया होगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अभिक्रिया को बैलेंस कर लो भाई। सबसे पहले अभिक्रिया को बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो K तो हमारा क्या है 2 है, यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एक वहाँ बढ़ाते हैं, एक यहाँ बढ़ाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 4 हो गए। अब देखो यहाँ 2 हैं, 1 3 है, तो यानी कि ये भी 2 कर दो, तो 2 और वो 2 4, ठीक। बाकी और किसी को देखो, यहाँ पर ये भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी 2 करना पड़ेगा, तो 2HNO3, ठीक। क्लियर है, H2O एज इट इज रहेगा। डन। चलो अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें इनकी, तो यहाँ पर क्या हो रही है ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की। देखो इसकी तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है नाइट्रोजन की यहाँ पर +5 है, ठीक, प्लस कितनी है 5 है। अब हम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कितनी है +6 है। अब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या उधर देखो घटकर कितनी हो गई, उधर कितनी हो जाएगी, ये हमारी अभिक्रिया है। अब पूछा जा रहा है क्या होगा जब पोटेशियम क्रोमेट के विलयन में ये इस तरह से हम अभिकृत कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है जो क्रोमेट आयन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 अवस्था में अपचयित होगा, गलत है, ठीक है। बाकी सेकेंड वाला भी +7 अवस्था में ऑक्सीकृत होगा, ये भी गलत कह रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोमियम और क्रोमियम 3+ और क्रोमेट, यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन बनते हैं, ये भी गलत है। ये वाला हमारा सही है क्योंकि देखो क्या बन रहा है Cr2O7 2- और जल बन रहे हैं, यानी कि 4th ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। डन, इतनी चीजें क्लियर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 60, ठीक। अब हमारे 15 क्वेश्चंस और बचेंगे, ठीक है, 75 तक के क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, तो 15 क्वेश्चन और बचेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा आयरन सेकंड है इसके द्वारा डाइक्रोमेट के अपचयन में प्रति क्रोमियम परमाणु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अगर हम आयरन के द्वारा डाइक्रोमेट का अपचयन करते हैं तो
प्रति क्रोमियम परमाणु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 3 होगी, 1 होगी, 2 होगी या फिर कितनी होगी, 4 होगी। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-, ठीक है, ये है, ठीक। अब ये कह रहा है यहाँ पर अगर हम इसका क्या कराते हैं, डाइक्रोमेट का आयरन से अब चेंज कराते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखो ये +6 है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +6 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें आगे कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 क्रोमियम 3+, ठीक। आयरन की अगर जरूरत है तो आयरन के लिए भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा Fe+2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा +3, क्या बन जाएगा +3 Fe+3, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, डन। अब देखो अब कितने हो गए, 3 पता चल रहा है 3 का, ठीक है, 3 का अंतर आ रहा है ना, देखो +6 से +3, डन। आगे बढ़े, यानी कि 60 का फर्स्ट वाला ऑप्शन इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमियम का यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 आ जाएगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 61। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो सेल का है, ठीक है, तो यहाँ ई सेल दे रखा है 0.00 वोल्ट, तो x/y का मान बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस 0.0529 अपॉन n log C2/C1, ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले का ही खेल है और कैलकुलेशन का खेल है, आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ई सेल कितना है, यहाँ पर 0 है, ई नॉट सेल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें n के लिए, n कितना हो जाएगा 2, तो -0.0529/2। अब देखो C2 के लिए जो आपको व्यंजक बनाना है वो क्या बनेगा, C2 के लिए क्या बन जाएगा, log 0.01 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा H2, ठीक है। अब इसी H2 को x माना है, ठीक है, इसी H2 को x माना है, अपॉन C1 के लिए अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर H2, इस H2 को क्या माना है, y माना है। देखो यहाँ तक का आपको सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक। तो अब आगे का क्या करना है, आप देखोगे जब ये PH2 बनाओगे, ठीक, ये कितना है, ये कितना दे रखा है x, ये कितना दे रखा है y, ठीक। आपको इसी का ही मान निकालना है x/y, सारा कैलकुलेशन का खेल है, ठीक है, सारा किस चीज़ का खेल है, कैलकुलेशन का। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई सभी को, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर भी इसके तरह 2 लग जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया 0 माइनस 0.03 हो जाएगा जब आप इसे डिवाइड करोगे, होगा ना, डिवाइड करो, देखो 0.03 हो जाएगा, log 0.01 स्क्वायर अपॉन PH2 अपॉन 0.1 स्क्वायर अपॉन PH2, ठीक। ये x है, ये y है, यही मान आपको निकालना है कैलकुलेट करके। तो जब आप कैलकुलेट करोगे और मान निकालोगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो बन रहा होगा, ठीक है, जो आंसर आपका बन रहा होगा वो आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 0.01, ठीक है। इसे और सॉल्व करोगे x/y के टर्म्स में तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 0.01 फॉर किसके लिए, x/y के लिए, ठीक है। लॉग की वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नोट डाउन कर लो, इतनी स्टेप्स नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
0.059, ठीक है, 0.059 है ये। क्लियर है? तो जब आप इसे डिवाइड करोगे 0.03 यू विल गेट। डन, इतना क्लियर है? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि लेड 2+ की सांद्रता को 1 मोलर पर बनाए रखा जाए तो कॉपर 2+ की क्या होगी जब सेल विभव घटकर 0 हो जाता है, जहां पर E0 सेल की वैल्यू 0.473 वोल्ट दे रखी है और आपको ये सेल के लिए व्यंजक दे रखा है। ये भी सेम वैसा ही सवाल है, इसके लिए क्या करना है, सेम वही चीज होगी। ठीक, फॉर्मूला क्या लगेगा, ई सेल और यहाँ पर E0 सेल माइनस 0.591 होता है। आगे आप लिख सकते हो n log C2/C1। ठीक, सेम फॉर्मूला होगा जैसे अभी बताया है पिछली बार वाले क्वेश्चन की तरह, सेम वैसे ही लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो वैल्यू क्या दे रखी है, E0 सेल की वैल्यू यहाँ रख दोगे 0.473। ठीक, ये वैल्यू रख दोगे, इसे सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, इसे सॉल्व करो फटाफट। इसके लिए भी देखो 2 है, n जो है इसके लिए क्या है 0.591, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लॉग का टर्म आप इससे देखकर रख लोगे जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा, सॉल्व करोगे जब तो आंसर आपका बन जाएगा कुछ, देखो इसको और सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा 0.473 माइनस 0.03। ठीक, और लॉग C2/C1। ठीक है, ये और सॉल्व हो गया, C2/C1 आप रख सकते हो। ठीक, डन। क्या हो जाएगा, ऊपर लेड +2 हो जाएगा और कॉपर +2 के लिए हो जाएगा, ये दे रखा है ना। और इन दोनों के देखो मान दे रखे हैं, इसका 1 है, इसका 1.0 × 10⁻⁻4, ये तो और इजी है। ठीक, तो जैसे ही आप रखोगे यहाँ पर लेड के लिए और उसके लिए कॉपर के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर C2 क्या हो जाएगा, ठीक है, और कॉपर +2। ठीक है, कॉपर +2 के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ये कितना है आपका 0 है। डन, यहाँ तक की चीजें क्लियर है सभी को। ई सेल कितना दे रखा है 0। डन, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो आपका राइट आएगा, जो राइट आंसर आएगा 1.0 × 10⁻⁻16 आएगा मोलर। ठीक है, कॉपर +2 के लिए। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है यदि 1 सेकेंड में किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी तथा उसकी तरंग दैर्घ्य का मान समान हो तो उस इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस समीकरण के अनुसार बात करें, λ=h/mv। ठीक है, तो इसके समान अगर यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी 1 सेकेंड में किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसकी तरंग दैर्घ्य के मान के समान हो। ठीक, तो यानी कि दूरी और तरंग दैर्घ्य यानी कि v और तरंग दैर्घ्य क्या बोल रहा है यहाँ पर, समान है। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा h/m। अब देखो ये दोनों सेम है, तो क्या हम इन दोनों को सेम वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, क्यों इनको अलग अलग लिखना है, जब ये कह रहा है दोनों समान है तो क्या हम इसे यहाँ पर v² लिख सकते हैं h/m। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा √h/m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो गई फिर √h/m हो गई, क्योंकि लैम्डा और v दोनों ही समान है, दोनों ही समान है। ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, रूट का h/m, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। डन, यहाँ तक की चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर कुछ कक्षक दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3px 2s 4d xy
3s 4pz 3py और 4s। तो उनके ऊर्जा क्रम में आपको क्या करना है, ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या देखें तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2s हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारे ऑप्शन 2s के लिए बता रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें और आगे चेक करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 3s हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार अगर आप देखेंगे। ठीक है, 3s हो गया। देखो सारे ऑप्शन क्या बता रहे हैं, 3s बता रहे हैं। इसके बाद जो 3s है और वो 3px, दोनों की ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। क्या होंगी, समान होती है। ठीक, बराबर। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये भी सेम हो जाएगा 3py और z तो नहीं है। ठीक, उसके बाद आएगा अपना 4s। ठीक है, 4s के बाद आएगा 4pz, फिर आ जाएगा 4dxy। ये क्रम आपका बनेगा। ठीक है, ये क्रम बनेगा, नोट डाउन कर लो। तो इस क्रम में कौन सा ऑप्शन है हमारा जो राइट है, देखो 2s 3s तक तो सारा सेम है, फिर 3px ये भी सेम है, लेकिन इक्वल टू हमें चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, बाकी सब में गलत। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो गया, देखो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, डन। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 65 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अभिक्रिया दे रखी है 2a + b और वहां पर c बन रहा है। इसके लिए दर का नियम दे रखा है, यहाँ पर Kab पाया गया। अभिक्रिया के संदर्भ में सही कथन क्या है। अभी कह रहा है K की इकाई मोल, K की इकाई सेकंड माइनस होनी चाहिए। T हाफ जो है, यानी कि जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट है, नियत है। C के बनने की दर A के विलुप्तीकरण की दर की दोगुनी होनी चाहिए। K का मान A और B की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको अभिक्रिया के लिए जो ये कथन दे रखे हैं बताने हैं कौन सा सही होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें दर स्थिरांक को तो ये क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर K, A और B। तो दोनों की कोटि अगर देखें एक है। ठीक है, एक है तो यहाँ पर कुल कितनी हो गई, कुल दर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। कुल दर कितनी हो जाएगी, 2 है ना। तो कुल दर 2 हो जाएगी। इसके लिए जो हमारा मात्रक बनेगा, इकाई बनेगी, क्या बनेगी, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यानी कि फर्स्ट वाला तो गलत हो जाता है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, K की इकाई क्या बन जाएगी, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, सही। लेकिन ये तो गलत है। सेकेंड वाले की अगर हम बात करें तो जो नियत की बात कर रहा है T हाफ, वो अभिकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगी। C क्या कह रहा है, अगर हम C की बात करें तो यहाँ पर dC/dt। ठीक, देखो C के बनने की दर A के विलुप्तीकरण की दर की कितनी हो जाती है, कह रहा है 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस का dA अपॉन क्या हो जाएगा, अगर इस रिएक्शन को देखेंगे यहाँ पर dt 2। ठीक है, 2dt। क्लियर। तो आप देखो इससे आपको ये पता चल गया माइनस का dA/2dt। तो यहाँ पर तो हाफ हो रही है, यहाँ पर विलुप्तीकरण की दर क्या हो रही है, हाफ हो रही है। क्या कह रहा है, दोगुनी हो रही है। इट मीन्स ये भी गलत होगा। अभिक्रिया के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो ये क्या कह रहा है, हाफ कह रहा है, लेकिन ये दुगनी बोल रहा है, तो ये भी गलत है। इट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। K का मान A और B की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, A का मान हमारा K का मान है वो A और B की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो 66 नंबर का क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड के सांद्रता के पदों में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि पाई गई। यदि अन्य सभी अवस्थाओं को समान रख कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता को दुगनी कर दी जाए तब अभिक्रिया की दर क्या होगी। ठीक है, ये बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के सांद्रता के पदों में एक अभिक्रिया है जो कि द्वितीय कोटि की पाई गई। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
अब बोल रहा है अगर हम सारी अवस्थाओं को नियत कर दें, ठीक है, समान रख दें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता को दुगनी कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये क्या कह रहा है, दर की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक, ये हो गई, क्लियर है, यहाँ पर स्थिरांक। अब देखो ये कह रहा है अगर हम दूसरे वाले की बात करें R डैश, तो क्या हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की दुगनी कह रहा है, तो यहाँ पर K2Cu², ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो दोनों को कह रहा है, यहाँ पर अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 4K, ठीक है, 4K और अंदर क्या हो जाएगा CO का। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट किसके बराबर है, R के बराबर है, यानी कि 4R, ठीक है, किसके बराबर हो गई 4R, तो कितनी हो गई 4 गुनी हो गई, कितनी हो गई 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, कितनी हो जाती है 4 गुनी हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो फटाफट। कह रहा है दो काल्पनिक अभिक्रियाओं के लिए, यहाँ पर दो अभिक्रियाएं दे रखी हैं, एक A+3B से P उत्पाद बन रहा है और एक M से 2Q+R उत्पाद बन रहा है, जिनके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या दे रखी है, डेल्टा H बराबर -2x किलोजूल मोल A, ठीक, और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू इसके लिए +x दे रखी है। अब कह रहा है यह अभिक्रियाएं एक पात्र में एक साथ इस प्रकार कराई जाती हैं कि ताप अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इफेक्टेड नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि B के विलुप्तीकरण की दर y मोलर प्रति सेकंड है तो Q के बनने की दर मोलर प्रति सेकंड में क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो रिएक्शन आप सभी को पता है, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का d/dt, ठीक, किसके लिए हो जाएगा B के लिए, ठीक, तो माइनस का d/dt B इक्वल टू क्या कह रहा है Q के लिए, तो dQ/dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dQ/dt, ठीक। अब देखो dB/dt क्या दे रखा है आपको, अगर अभिक्रिया के अनुसार चलोगे तो क्या है यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस का 1/3 dB/dt, ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। इक्वल टू Q के लिए अगर देखो तो ऐसे ही Q के लिए हो जाएगा 1/2, तो 1/2 dQ/dt, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है जो dB/dt है ये क्या है y है, ये क्या है y है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू y। लेकिन एक चीज और है, इसके लिए जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कितनी है 2x दे रखी है, कितनी दे रखी है 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये y इंटू 2, ठीक, y इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 1/2 dQ/dt, यहाँ पर dQ/dt, ठीक। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, dQ/dt को इधर ही रखो, dQ/dt, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4/3y, यही हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, यही क्या है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 4/3 इज राइट आंसर। Q के बनने की दर क्या है मोल प्रति सेकेंड में 4/3 y। y कहाँ से आया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था कि dB/dt क्या है y है, क्या है y है, तो dQ/dt का मान क्या आ जाएगा 4/3 इंटू y। क्लियर, यहाँ तक की चीजें सभी को, यहाँ तक कोई डाउट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा इसके लिए क्या हो जाएगा फिर 4/3y, 2/3 इज रॉन्ग, 3/2 इज रॉन्ग, बचा कौन सा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला सही होगा, 4th वन इज रॉन्ग, ठीक, तो 4/3y, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। चलो तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन टिक कर लो, ऑप्शन नंबर 3 और ये नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। क्या कह रहा है, कम सांद्रता पर, ठीक है, कथन दे रखा है कम सांद्रता पर समान मोललता वाले विलयनों का परासरण दाब प्रायोगिक स्थिति में बराबर होता है। ये कथन किसके लिए है,
ठीक है। ये कह रहा है कम सांद्रताओं के लिए अगर हम बात करें तो जो समान मोललता वाले विलयन होते हैं उनका परासरण दाब का जो प्रायोगिक मान होता है, ठीक, परासरण दाब प्रायोगिक स्थिति में बराबर होता है। तो इसके लिए बोला जा रहा है सभी विलयनों के लिए है ये, या केवल विद्युत अनअपघट्य विलयनों के लिए है, या केवल विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट दिया गया है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा केवल विद्युत अनअपघट्य विलयनों के लिए, ठीक है, केवल विद्युत अनअपघट्य विलयनों के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम प्रति मोल आणविक भार वाले 10 ग्राम प्रति मोल, यहाँ पर 10 ग्राम विलय को 100 ग्राम विलायक में घोला जाए तो 0.3 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक में उन्नयन होता है, अतः मूलल क्वथनांक मापी स्थिरांक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आंसर इसका फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TB इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है M इंटू KB, ठीक, KB आपको फाइंड आउट करना है। TB आपको दे रखा है 0.3, कितना दे रखा है 0.3 दे रखा है, ठीक। M आपको पता है, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो 10 ग्राम के लिए इंटू 1000 अपॉन 100 ग्राम प्रति मोल की अगर हम बात करें, और यहाँ पर इंटू 100, ठीक है, क्लियर। KB आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों 0 कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 इंटू KB और ये 0.3। तो यहाँ पर KB की वैल्यू क्या आ गई 0.3, यानी कि सेम है। यहाँ पर KB की वैल्यू क्या आ गई 0.3, ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर का क्वेश्चन, चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 नंबर का क्वेश्चन, एस्टर सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। अगर हम एस्टर सजातीय श्रेणी की बात करें तो उसका प्रथम सदस्य होता है मैथिल मेथेनोएट। क्या होता है, मैथिल मेथेनोएट होता है, ठीक है, क्या होता है मैथिल मेथेनोएट। अच्छा ये बनता कैसे है, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, फॉर्मिक अम्ल ले लें, ठीक है, प्लस मिथेनॉल ले लें, क्या ले लें, मिथेनॉल ले लें, ठीक है, CH3OH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा कैसे, ये HOH तो निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या HCOCH3, क्या बन जाएगा HCOCH3, और वाटर यहाँ पर निकल गया, तो मैथिल मेथेनोएट। डन, क्लियर है। एस्टर सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हो गया, मैथिल मेथेनोएट हो गया। नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सजातीय श्रेणी में, सजातीय श्रेणी के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, समसंरचनात्मक सूत्र, जो संरचनात्मक सूत्र होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि कह सकते हैं क्या समसंरचनात्मक होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं, ये सामान्य सूत्र समान होते हैं। तो अगर हम सजातीय श्रेणी की बात करें तो वहां पर जो सामान्य सूत्र होते हैं वो उनके समान होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं वो सामान्य सूत्र समान होते हैं, जो उनका जनरल फॉर्मूला होता है सभी के लिए वो समान होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 72 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखो 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एसिटोफिनॉन का IUPAC नाम बताओ। तो सबसे पहले तो एसिटोफिनॉन का आप सूत्र बताओ क्या होता है एसिटोफिनॉन का, C6H5COCH3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो कीटोन समूह है, कीटोन समूह है, तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लो। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा C6H5, ठीक, सबसे पहले तो, ठीक है, और क्या हो जाएगा COCH3। अब इसे अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, COCH3। अब इसका नामकरण कर दो, तो इसका नामकरण करोगे तो बनेगा फेनिल इथेनॉल, ठीक है, क्या बन जाएगा ये फेनिल इथेनॉल। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस
बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, 72 समझ में आ गया। नेक्स्ट 73 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है 73 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक द्वारा मीथेन और एथेन दोनों बनते हैं। तो ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है ना वहां पर मिल जाएगी। ठीक, वहां पर आपको ये दोनों रिएक्शंस ही मिल जाएंगी। तो इसका आंसर जो होगा, देखो हमें CH3Cl से और CH3COONA दोनों से ही यहाँ पर इनसे मीथेन और इथेन प्राप्त हो जाते हैं। तो निम्न में से किस यौगिक के द्वारा मीथेन तथा एथेन बनते हैं, तो ये दोनों यौगिकों द्वारा बनते हैं। ठीक है, ये दोनों यौगिकों द्वारा बनते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यौगिक 1.3 ब्यूटाडाइन में होता है केवल sp संकरित कार्बन परमाणु, केवल sp2 संकरित कार्बन परमाणु, या sp तथा sp2 संकरित कार्बन परमाणु, या sp sp2 sp3 संकरित कार्बन परमाणु। तो सबसे पहले तो इसका आप वो बनाओ। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाओ, क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ देखो कितने हैं, 4 हैं। ब्यूटाडाइन की बात हो रही तो यानी कि 4 कार्बन। ठीक, 4 कार्बन है, डाइईन है यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2, लास्ट में भी सेम CH2। ठीक है, और ये CH और यहाँ पर ये CH। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इनमें देखोगे तो ये कैसा है, sp2 संकरित है, ये कार्बन परमाणु sp2 संकरित है, गिनो। ठीक, ये कार्बन परमाणु कैसा है, sp2 संकरित है, ये कार्बन परमाणु भी sp2 संकरित होगा। ठीक, अगर आप काउंट करोगे देखोगे तो कैसे हैं ये तीनों, चारों कार्बन जो है sp2 संकरित परमाणु होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। इतना क्लियर है सभी को, नोट डाउन कर लो ये स्ट्रक्चर फटाफट जल्दी से। ठीक है, डन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन टिक कर लो। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित के लिए सही विकल्प का चयन करें। LiCl मुख्य रूप से एक सहसंयोजी यौगिक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, LiCl क्या है, एक सहसंयोजी यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, तब ये बंध बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ये एक इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश का क्लोरीन को दे देता है और बंध बन जाता है। ठीक, यानी कि दे नहीं देता है, शेयर कर लेता है। ठीक, उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, लिथियम और कैल्शियम के बीच विद्युत ऋणात्मकता अंतर बहुत कम होता है, ये गलत है। इनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप सभी ने फजान रूल तो पढ़ रखा होगा। तो फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल बोलता है धनायन जितना छोटा होता है उसकी ध्रुवता उतनी ही होती है, जिससे क्या होता है, सहसंयोजक गुण जो होता है वो बढ़ता है। वो क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लिथियम व क्लोरीन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा होता है, ना कि बहुत कम होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा। तो 75 का पहला ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। LiCl मुख्य रूप से क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। ये भी आपको बता दिया गया इसी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। आई होप आप सभी को ये पेपर डिस्कशन समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस आपको यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं, तो कहीं जाना नहीं है, अभी यहीं रुकिए। आगे के आपके 25 क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं। ठीक है, चलो तो अभी के लिए
यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का जो सेशन है रोकते हैं, क्योंकि सर आएंगे, सर आगे के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हिंदी में पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है, 76 से लेकर 100 क्वेश्चन मैं करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, पेपर कैसा रहा आप लोगों का? पेपर मॉडरेट है, इजी है या बहुत टफ है? पेपर बहुत अच्छा है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं 76 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, पूछ रहा है आपसे, कमरे के ताप पर कौन सा यौगिक तीव्रता से ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा? देखिए सर, आप लोग ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए सर, यहाँ बात करें हम लोग तो ल्यूकास अभिकर्मक की अगर हम लोग बात करते हैं, ल्यूकास टेस्ट की बात करेंगे तो क्या होता है आपका ZnCl2 ऑब्लिक क्या लेते हैं हम लोग है, कंसंट्रेट HCl। पहली बात। दूसरी बात, ल्यूकास अभिक्रिया की बात करेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट की बात करेंगे। याद रखिएगा, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। एल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, बात करें क्या ऑप्शन दिया है, ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 2 आल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आल। तो देखिए, हम अगर बात करें 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आल की, तो देखिए CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या होगा CH3 और क्या होगा आपका OH। यही क्या होगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल को हम लोग ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट Cl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3 यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 और क्या होगा आपका Cl प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से H2O आपका बाहर निकल जाएगा। तो यही जो 3 डिग्री होगा आपका क्या होगा आपका मोर स्टेबल होगा। तो यही क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है 2। देखिए 1 2 3, तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे 2 मिथाइल या मेथिल बोल दी, हिंदी में क्या होगा 2 मेथिल और क्या बोलेंगे हम लोग प्रोपेन 2 आर, प्रोपेन क्या होगा आपका 2 आर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी से हम लोग क्या करेंगे 3 डिग्री हम लोग एल्कोहल को क्या करेंगे हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यहाँ ब्यूटेन 1 आल है तो 1 डिग्री है, ब्यूटेन 2 आल है 2 डिग्री हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आल है तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा आपका। देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 आल, देखिए 2 मिथाइल है और प्रोपेन 1 आल तो क्या होगा आपका 1 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा आपका ये क्या होगा आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है ना, 3 डिग्री बन रहा है। चलिए अब बात करते हैं 77 की। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है NiCO4 का IPAC नाम है। तो देखिए इसको हम लोग देखो, इसमें हम लोग निकाल दें सबसे पहले क्या, निकिल का ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण अंक निकाल दें हम लोग। तो देखिए NiCO4 की बात करें, NiCO4 की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या, जैसे हम लोग बता दें आपको कि क्या बोलेंगे NO सॉरी ऐसे लिख दीजिए H2O NH3 अमोनिया CO और क्या होगा आपका क्या बोलेंगे हम लोग EN। ये मॉलिक्यूल किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है। तो देखिए यहाँ निकाल लेंगे तो X + 4 × 0 = क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा और X = क्या हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे निकिल, क्या होगा आपका 0। तो टेट्रा कार्बोनिल क्या बोलेंगे, टेट्रा कार्बोनिल क्या होगा आपका निकिल, क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, निकलेट नहीं होगा, क्या होगा आपका निकिल। तो क्या बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये इजी क्वेश्चन था लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आपका आया हुआ है। ठीक है ना, चलिए
78 प्रकाशिक समवायता नहीं प्रदर्शित करता है। बताइए, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आपका MA3 टाइप का है, तो ये तो आप क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, प्रकाशिक समवायता को शो करेगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे COEN2 Cl2 प्लस दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ बोलेंगे सिस्पा। तो याद रखिएगा ये भी प्रकाशिक समवायता को प्रदर्शित करते हैं, ये भी प्रकाशिक समवायता को प्रदर्शित करते हैं और ये भी आपके प्रकाशिक समवायता को प्रदर्शित कर देगा। लेकिन जो आपका ये है, यही जो ट्रांसफॉर्म होता है प्रकाशिक समवायता को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है ना। एनसीईआरटी का पॉइंट है, पूछा गया आपसे क्या कि क्या कौन सा ट्रांसफॉर्म प्रदर्शित नहीं करेगा, तो क्या सॉरी कौन सा अप्रकाशिक समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो जो उसका ट्रांसफॉर्म होता है वही प्रकाशिक समवायता को प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन इसका डी एंड एल फॉर्म बन जाएगा, जैसे मिरर लगा देंगे तो डी और एल फॉर्म बन जाएगा, लेकिन क्या बोलेंगे प्रकाशिक समवायता को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, चल 79 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। निम्न में से कौन सा कथन अमान्य है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बधनायन जितना अधिक अस्थायी होता है उतने ही अधिक तेजी से बनते हैं। एकदम सही है। प्रोपिल धनायन हाइड्रोजन के 1,2 विस्थापन द्वारा अधिक अस्थायी आइसोप्रोपिल कार्बधनायन में बदल जाता है। एकदम सही है। क्या होगा आपका, एकदम ये भी क्या होगा आपका सही है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बनाता है। देखिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड CH3 CH3 यहाँ क्लोराइड है, किसके साथ करा हम लोग, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, प्लस C2H5O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH, यहाँ क्या होगा आपका CH3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका OC2H5। तो क्या बोलेंगे हम लोग 2 इथाक्सी प्रोपेन 1 2 3 2 इथाक्सी प्रोपेन बन जाएगा। ये तो आपका एकदम सही है। नॉर्मल प्रोपिल हाइलाइड सोडियम इथाक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2 इथाक्सी प्रोपेन बनाता है। देखते हैं नॉर्मल प्रोपिल हाइलाइड CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइलाइड प्लस सोडियम इथाक्साइड C2H5O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ देखिए Na यहाँ से X निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 यहाँ क्या बन जाएगा OC2H5। तो क्या होगा आपका, देखिए क्या बोलेंगे इथाक्सी प्रोपेन बोल देंगे, तो 2 इथाक्सी नहीं होगा, क्या होगा आपका 1 इथाक्सी। क्या होगा आपका 1 2 3, क्या होगा आपका 1 इथाक्सी प्रोपेन। यही आपका क्या होगा आपका अमान्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 4th चीज क्या होगा आपका अमान्य होगा आपका, यही क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग क्या कर दिया 80 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। देखिए एल्किल हैलाइड के घनत्व का घटता हुआ क्रम Ri, Rbr, RCl एंड RF है। डेंसिटी की बात किया गया, बताइए सही है, एकदम सही है। चलिए एल्किल हैलाइड के अस्थायित्व का क्रम, देखिए स्टेबिलिटी की बात किया गया है, तो क्या होगा आपका ये भी एकदम आपका सही है। RF, RCl, RBr और RI होता है आपका। ठीक, समावयवी एल्किल हैलाइडों में उसके क्वथनांकों का घटता हुआ क्रम है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, क्वथनांक की बात किया जा रहा है, तो अगर देखिए जितनी ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही कम होगा। तो पूछ रहा है घटता हुआ क्रम है तो 1 2 3 आपका क्या होगा 3 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या होगा आपका सभी सही है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या बोलेंगे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बताइए है SnO2 PbO2 SnO सभी। तो याद रखिएगा SnO2 भी होता है, PbO2 भी होता है, SnO भी होता है, मतलब क्या होंगे आपके सभी सही हो जाएंगे। 4th इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा आपका, ये लर्न करने वाला था, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 82 देखिएगा लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपसे है
एथिल आयोडाइड पोटेशियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करके देता है। देखिए एथिल आयोडाइड C2H5I प्लस पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा आपका C2H5 और क्या बनेगा यहाँ पे NO2 प्लस क्या बन जाएगा आपका KI बन जाएगा। इसका एक फॉर्मेट और बन सकता है C2H5ONO प्लस क्या बन जाएगा आपका KI। पूछा गया है क्या देगा इसमें, देखिएगा एथिल नाइट्राइट पूछा गया क्या नाइट्रोएथेन एमीन अम्ल। तो याद रखिएगा एथिल नाइट्राइट की बात करेंगे तो देखो एथिल नाइट्राइट, देखिए यहाँ पे एथिल नाइट्राइट की बात करेंगे देखो एथिल नाइट क्या होगा, देखो नाइट्रोएथेन है, ये क्या है एथिल नाइट्राइट। देखिए यहाँ याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है किससे होती है नाइट्रोजन से। तो यहाँ ये बोल सकते हैं क्या ऑक्सीजन का बोल सकते हैं क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है किससे आपका नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफिलिसिटी से। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा C2H5ONO बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एथिल नाइट्राइट बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग एथिल नाइट्राइट। ठीक है ना, बोलिए चलिए 83 निम्नलिखित में से कौन सा पेंटोज शर्करा का उदाहरण है। देखिए अगर हम लोग पेंटोज शर्करा की बात करते हैं तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे जो रेबुनो क्या बोलते हैं रेबुनोज होता है और बोले हम लोग राइबोज, यही क्या होता है आपका पेंटोज शर्करा होता है। क्या होता है पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल होते हैं, पेंटोज शर्करा के एग्जाम्पल होते हैं। याद रखिएगा देखिए ग्लूकोज हेक्सोज होता है, फ्रक्टोज गैलेक्टोज की बात करेंगे सब क्या होगा आपका क्या होता है आपका पेंटोज नहीं होता क्या होता है हेक्सोज होता है। तो यहाँ रखिएगा आप लोग रेबुनोज और क्या बोलेंगे एरेबिनोज और क्या होगा आपका रेबुनोज का राइबोज, ये दोनों क्या होते हैं पेंटोज शुगर होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग तो क्या बनता है आपका CHO, यहाँ पर CHOH क्या होगा आपका 3 और क्या बन जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, बोलिए बोलिए आप लोग। चलिए तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका एरेबिनोज और राइबोज पेंटोज शर्करा के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए 84 में क्या दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से क्षार RNA में पाया जाता है तथा DNA में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे क्या DNA की बात करेंगे तो DNA में क्या होता है आपका एडेनिन थाइमिन गुआनिन और क्या होता है साइटोसिन होता है। लेकिन अगर RNA की बात किया जाए तो एडेनिन थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है और क्या होगा आपका गुआनिन और क्या होता है आपका क्या बोले हम लोग साइटोसिन होता है। तो क्या जो RNA में पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं, यूरेसिल जो होता है RNA में पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका दो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे है कि देखो यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ क्या CONH3 6+3 होमोलेप्टिक संकुलों के का उदाहरण है, CONH3 4Cl2 हेटेरोलेप्टिक संकुलों के उदाहरण है। एकदम सही है। अगर सेम टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग होमोलेप्टिक बोलते हैं, और अगर देखो दो टाइप के लिगेंड है तो क्या बोलेंगे हम लोग हेटेरोलेप्टिक संकुलों बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोनों आपके क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या क्या बोलेंगे यहीं पे कथन फर्स्ट और कथन क्या होगा दोनों आपका क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए 85 क्या होगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 86 की। तो बताइएगा 86 में क्या होगा आपका देखिए दिया हुआ प्रजातियों का उसके संबंधित आयनिक आकार से मिलान करिए। ये कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आयनिक आकार का सही मिलान क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए सभी लोग का आंसर सही है।
देखिए याद रखिएगा, आयनिक आकार इसको बोलते हैं आयनिक रेडियस, ऐसे लिखिएगा, आयनिक आकार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज। ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। बोलेंगे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निगेटिव आवेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका आर्डर लिख दें तो क्या होगा आपका O-2 F-1 सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस का 2। देखिए O-2 का सबसे ज्यादा होगा इसमें, O-2 का देखो क्या होगा आपका सबसे ज्यादा इसका होगा। ठीक, Mg+2 है, इसका सबसे कम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा आपका सेकेंड, सेकेंड का क्या हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का क्या होगा फोर्थ, दोनों ऑप्शन होंगे, ये दोनों तो कट गए आपके। थर्ड देखिए यहां बात करते हैं, यहाँ पे O-2 के बाद क्या आएगा आपका F-1, इससे कम कौन सा होगा आपका 119, मतलब थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो यस क्या होगा आपका फर्स्ट। और देखिए Na+ की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कौन सा, इससे आपका थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग थर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग थर्ड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, चलिए ये आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। 87 देखिए क्या लिखा हुआ है, कथन और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया हुआ है। कैल्शियम एंड बेरियम जैसी धातुओं वाले लवणों से एसिटिलीन, क्या बोलेंगे एसिटिलीन मतलब C2H2 C2H4 की तुलना में अधिक आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब सही है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, C2H2 क्या बोलेंगे, इसके लवणों की क्या होगा, कैल्शियम एंड बेरियम जैसी धातुओं वाले लवणों से क्या बोलेंगे हम लोग एसिटिलीन C2H4 की तुलना में अधिक आसानी से हम लोग क्या करते हैं प्राप्त कर लेते हैं। एकदम सही है, C2H2 में CH बंध की ध्रुवणता C2H4 से क्या होती है अधिक होती है। तो बोलते हैं पोलरिटी C2H2 की क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू C2H4। ये भी आपका क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं अगर दोनों सही हैं तो बोलेंगे क्या कथन और कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सत्य हैं, और कथन सेकेंड कथन फर्स्ट की क्या होगा आपका सही व्याख्या करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए, चलिए 88 क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था का सही क्रम है। देख लीजिए इसका नाम क्या होता है, Br3O8 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड होता है। और जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लीजिएगा। देखिए ऑक्सीजन पे -2 -2 -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 6 हो जाएगा। देखो सेम एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 -2 प्लस का 4 अपोजिट हो जाएगा, -2 -2 -2 प्लस का 6 हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं क्या कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बताइए कि क्या होगा ब्रोमीन के लिए, तो +6 +4 एंड क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6 हो जाएगा। क्या बोलेंगे +6 +4 एंड क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6 हो जाएगा। 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ TiF6 - 2
CuF6-3 Cu2Cl2 एंड NiCl4-2 में पूछा गया क्या, रंगहीन कौन सा होगा, रंगहीन प्रजाति कौन सी है। देख लीजिए TiF6-2, तो इसमें निकाल लीजिए, एक फ्लोरीन पे 1 - 1 चार्ज होता है, 6 पे -6 -2, तो Ti पे कितना चार्ज हो जाएगा आपका, प्लस का 4। चलिए CuF6-3 देख लीजिए, तो क्या बोलेंगे, -6 -3 क्या होगा आपका, +3, तो Cu पे कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 3 हो गया। चलिए Cu2Cl2 की बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, 2Cu प्लस 2Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो यहाँ निकालेंगे तो पका होगा आपका, प्लस का हो गया आपका Cu+1। यहाँ NiCl4 की बात करें तो क्या होगा आपका, Ni पे कितना चार्ज हो जाएगा आपका, प्लस का 2, और यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे NiCl4, तो देखिए NiCl4-2, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना का आपका, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 22 होता है, तो हम लोग कैसे लिख देंगे क्या, आर्गन का 18, और क्या लिख देंगे हम लोग 4s2 और 3d2 हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 2 4, क्या होगा आपका, फुलफिल्ड है, यहाँ पे क्या होगा आपका, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, हम लोग डायामैग्नेटिक हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बताइए, हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे, अगर डायामैग्नेटिक है तो क्या होगा आपका, रंगहीन हो जाएगा, क्या होगा आपका, रंगहीन हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं कोबाल्ट +3 की, तो क्या होगा आपका, आर्गन का 18, फिर लिखेंगे 4s2 3d7, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो बचेगा क्या आपका, आर्गन का 18 और क्या होगा आपका 3d6 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होंगे आपके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा आपका, रंगीन हो जाएगा, क्या होगा आपका, रंगीन हो जाएगा। यहाँ देखिए Cu+1 है, तो आर्गन का 18 बोल दीजिए क्या, 3d10 हो जाएगा, और फिर 4s 0 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, रंगहीन हो जाएगा, क्या होगा आपका, रंगहीन हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए Ni+2 है, इसका निकालिए आप, तो आर्गन का 18 हम लोग क्या बोलेंगे, 3d8 हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका, रंगीन हो जाएगा। तो पूछा क्या गया आपसे, रंगहीन कौन सा होगा, तो रंगहीन कौन कौन से होंगे आपके, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, देख लीजिए आप कौन सा होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए चलिए 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। असत्य कथन है, याद रखिएगा, तृतीय समूह मतलब तृतीय ग्रुप में सर्वाधिक तत्व रखने वाला समूह है, एकदम सही है, क्या होगा आपका, सही है। और कितने तत्व रखते हैं, 32 एलिमेंट, 32 तत्वों को क्या करते हैं, रखते हैं। चलिए लिथियम मैग्नीशियम युग्म विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, एकदम सही है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। और बेरिलियम किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, किसके साथ होगा आपका, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, और बोरान किसके साथ, सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या पूछा आपसे है, क्या लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो असत्य पूछा है तो ये दोनों क्या होंगे आपके, सही होंगे, तो क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 91 की। देखिए दिए गए 4 तत्वों के प्रथम आयनन विभव का सही क्रम होगा। प्रथम आयनन विभव पूछा आपसे, तो सबसे पहले क्या, इसका एटॉमिक नंबर का कौन से एलिमेंट है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख देते हैं, 2 2 4 एंड 6 10, अब +1 कितना होगा आपका, सोडियम का हो गया। इसकी बात करें 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, किसका हो गया आपका, आर्गन का हो गया। 2 2 4 6 10, 2 12 और 4 14, सिलिकॉन का हो गया। 2 2 4 6 10, 2 12 और 1 13, एल्युमिनियम का हो जाएगा।
अब देखिए प्रथम आयनन विभव की बात करेंगे, विभव की बात करते हैं तो याद रखिएगा प्रथम आयनन विभव की बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयनन विभव क्या होता है आपका, आयनन विभव क्या करता है आपका, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है आपकी, इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं हम लोग आयनन विभव क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, क्या होती है आपकी, कम होती है। तो देखिए यहाँ ऑर्डर लिख दीजिए किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो देखिए आर्गन का तो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सेकेंड का तो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सिलिकॉन एल्युमिनियम में किसका होगा आपका, सिलिकॉन का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सी का ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका डी का हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका ए का हो जाएगा। मिला लीजिए बी सी डी ए, बी सी डी ए आपका क्या होगा, आपका थर्ड इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, आइए 92 विस्पर सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आकृति का सही मिलान है, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा होगा इसमें। देखिए ICl2 माइनस रेखीय है, एकदम सही है, ICl2 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको छिपा ले तो रेखी दिख रहा है एकदम, मतलब शेप क्या होगा आपका, लीनियर शेप होगा आपका, क्या होगा आपका, रेखीय हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग sp3d हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। आइए दूसरे की बात करते हैं SF6, तो SF6 का दिया हुआ आपका, देखिए सॉरी XEF6, XEF6 की बात करेंगे, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या बनेगा आपका, देखिए क्या बनेगा आपका, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या बन जाएगा आपका, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। आप किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, तो क्या बन जाएगा आपका, विकृत अष्टफल की, ये भी आपका क्या होगा, आपका सही है। ICl3 त्रिकोणीय द्विपिरामिड, नहीं सर, ICl3 की बात करें, आयोडीन के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 2 लोन पेयर 3 पान पेयर है, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। और sp3d में अगर 2 लोन पेयर है तो कैसा शेप होता है, टी शेप्ड होता है, टी के आकार का होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिड नहीं होगा, आपसे ज्योमेट्री पूछता है आपसे तो आप बता देते हैं यहाँ पे क्या त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो सकता है, लेकिन शेप पूछा है, आकार पूछा है, तो आकार क्या होगा आपका, टी आकृति का हो जाएगा आपका, तो क्या होगा आपका गलत हो गया। SF4 की बात करेंगे तो कैसा दिखा, शीशा शेप, देखते हैं SF4 की बात करें, कैसा दिख रहा था वो, एक शीशे की तरह दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, शीशा शेप हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। मीन्स बोला गया क्या, कौन सी आकृति का मिलान सही है, तो क्या होगा आपका A, B एंड D क्या होगा, तीनों आपके सही हो जाएंगे, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है 93 बंध लंबाई निम्नलिखित में से किसमें घटती है। देखिए यहाँ देखिए इसका N2 का बॉन्ड क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका, याद रखिएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई उतनी ही क्या होती है, कम होती है। यहाँ देखिए N2 की बात करेंगे तो कितना होता है 3.0 और N2 प्लस कितना होता है 2.5, यहाँ कितना होगा आपका, देखो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए N2 माइनस हो गया
तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 से किस में चला गया आपका 15, और 15 वाले कितना होता है 2.5, ये भी क्या होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी बढ़ गई। इसकी बात करेंगे O2 का, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, और 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 16 एक 17, 17 वाला कितना होता है आपका 1.5, ये भी क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर कम, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी बढ़ गई। यहाँ देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पूछा था है CO से अगर CO प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है सिनर्जिक बॉन्ड बनता है, और अगर सिनर्जिक बॉन्ड बनता है तो CO का क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.0 होता है, और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.5 होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मीन्स बंध लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, देखिए कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर क्या लिखेंगे हम लोग सिग्मा 2pz, और फिर क्या होगा आपका सिग्मा 2s स्टार, ठीक है ना। अब देखिए कितने हैं 8 6 14 1 13, ठीक ना, 8 6 14 1 13 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, क्या होता है B माइनस A अपान 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपान 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गया, 10 एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3 हो गया, डिवाइड बाई 2 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आपका 3.5। सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकलेगा, और जब बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकलेगा तो कितना आएगा 3.5 आ जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं हम लोग क्या 94 की, देखिए क्या दिया हुआ है C7H8O में कितने समावेशी संभव हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं कितने समावेशी संभव होंगे। यहां इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग, देखिए 1 2 3 4 3 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। इसका पोजीशन चेंज कर दीजिए, ठीक है। एक और बना लीजिए, एक 2 3 4 5 2 7 1 8, ठीक है। ठीक, तो देखिए 5 स्ट्रक्चर क्या होंगे इसके पॉसिबल होंगे। यहाँ इन तीनों का नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं आर्थो, इसको क्या बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं पैरा। तो लिख दीजिए आर्थो कामा मेटा कामा पैरा क्या बोलेंगे क्रिसाल, आर्थो मेटा पैरा क्रिसाल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर बोलते हैं एनिसाल, एनिसाल, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है ना, तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे इसके 5 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। बोलिए चलिए 95 देखिए क्या लिखा हुआ है डाइथियो ऑक्जेलेट द्विदंती उभय दंतुक लिगेंड है, एकदम सही है, द्विदंतुक होता है और उभय दंतुक होता है। क्यों, क्योंकि एक साइड से क्या होता है आपका देखिए ऑक्सीजन भी होगा और क्या होगा देखो डाइथायो सल्फर भी हो जाएगा आपका, तो दो क्या करें दो दंतुक होते हैं, ठीक है ना, और उभय दंतुक भी होता है। देखो लिखा हुआ है एक समय में या तो सल्फर परमाणु या तो ऑक्सीजन या तो 2 ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु के रूप में कार्य करते हैं। एक समय में या तो 2 सल्फर परमाणु या 2 ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु के रूप में कार्य करते हैं, एकदम सही है, मतलब ये भी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं क्या कि 95 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 4 क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका कथन और कारण की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका है कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सत्य हैं,
कथन सेकेंड कथन फर्स्ट क्या करेगा आपका सही स्पष्टीकरण करता है, तो आप बोल सकते हैं क्या फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए 96 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड में सामान्य होती है। याद रखिएगा, तो क्या होता है +3 क्या होता है आपकी सामान्य होती है। लेंथेनाइड और रेटिनाइड सीरीज की बात करेंगे तो दोनों में भी क्या होती है आपकी, दोनों में क्या होता है आपका सेम होता है, क्या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीकरण अंक +3 होता है। 97 ठीक है, क्या लिखा हुआ आपका, अम्लीय K2Cr2O7 विलयन का रंग Na2S या Na2SO4 विलयन से बदल जाता है। नहीं सर, इससे नहीं बदलता है, Na2SO4 से नहीं बदलता है, किससे बदलता है Na2SO3 से बनता है, और बदल जाएगा किसमें, ग्रीन कलर में बदलता है। ठीक है ना, Na2S या Na2SO4 नहीं होता है, क्या होता है आपका Na2SO3 होता है। ठीक है ना, जब Na2SO3 होगा तो क्रोमियम किसमें चेंज होगा आपका, ग्रीन कलर में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है आपका हरे रंग में चेंज हो जाता है। सल्फर परमाणु के लिए संभव अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः 6 और -2 होता है। तो देखिए सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीकरण अंक कितना होता है +6 और मिनिमम कितना होता है -2 होता है। तो इसको इन्होंने रोमन अंकों में लिख दिया है यहाँ पे सेकेंड, तो क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका सेकेंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं क्या कथन फर्स्ट क्या होगा आपका गलत, लेकिन कथन सेकेंड क्या होगा आपका सत्य हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं क्या फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। यहाँ पे क्या होता है आपका Na2SO3, तो आपका क्या ग्रीन कलर में क्रोमियम आपका चेंज जाता है आपका। ठीक है ना, चलिए क्या दिया आपका है 98 4 मिथॉक्सी एस्टोफिनोन को एनिसाल से प्राप्त किया जा सकता है। क्या निजारो अपक्रिया, रीमर टीमर अपक्रिया, कोलवे अपक्रिया, फ्रिडल-क्राफ्ट अपक्रिया, बताइए। देखिए सबसे पहले क्या है एनिसाल, इसको हम लोग सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं टाल्विन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग हैं टाल्विन बोलते हैं। यहीं पे अगर हम लोग लिख दें क्या OCH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनिसाल। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे एनिसाल, और अगर एनिसाल को हम लोग CH3COCl के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर मान लीजिए क्या बनेगा आपका एनहाइड्रस AlCl3 प्लस क्या COCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ से H और यहाँ Cl निकल जाएगा तो एक बार यहाँ क्या बन जाएगा आपका COCH3 बन जाएगा, प्लस यहाँ हम लोग बात करेंगे CH3। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड, तो जब इसमें रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, दो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, एक हमारा ए बन जाएगा, एक हमारा ए बन जाएगा। इसमें मेजर कौन बनेगा आपका, तो मेजर कौन बनता है आपका, और माइनर कौन सा बनेगा, निम्न कौन सा बनता है, ए बन जाएगा। ठीक है ना, तो बताइए कौन सा बनेगा आपका, मेजर वाला बन जाएगा और माइनर वाला बनेगा। तो किस किस अभिक्रिया के लिए होता है COCl, फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए होता है, किसके लिए होता है आपका फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है ना, बोलिए। आइए बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया आपका, दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट की बात करेंगे, गैब्रियल थैलामाइड का संश्लेषण 2 डिग्री अमीन बनाने के लिए किया जाता है। नहीं, मैं शायद रखिए किसके लिए किया जाता है 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या होगा आपका गलत हो गया। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा 1 डिग्री एमीन बनाया जाता है, एकदम सही है।
क्या बोलेंगे, हाफ मैन अभिक्रिया की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो हाफ मैन अभिक्रिया में क्या होता है, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन बनता है। क्या बनता है आपका, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे आर CO NH2, ठीक है ना। RCONH2 को Br2 ऑब्लिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, 4 मोल KOH हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका RNH2 बन जाता है। यही क्या बनता है, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन बनता है। 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा आपका, कथन सेकंड सही होगा और कथन फर्स्ट क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। तो कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड क्या है आपका, सही है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बोलिए। थर्ड इज यहाँ पे क्या होगा आपका, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं, 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 100 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या लिखा आपका है, C6H5CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। टॉल्यूइन की जब रिएक्शन KMnO4 के साथ कराएंगे तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किसमें चेंज हो जाता है आपका है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका COOH। किसमें चेंज होगा आपका, बेंजोइक एसिड में चेंज होता है। और जब बेंजोइक एसिड को कंसनट्रेट इथनोल और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट B क्या बन जाएगा आपसे, यहाँ पर बन जाएगा COOH, यहाँ पे NO2 आपका मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। यहाँ पर जब मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा तो यही आपका क्या बनेगा, कंपाउंड B बन जाएगा, यौगिक B बन जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्या बनेगा आपका आर्थो, ये क्या बनेगा मेटा, ठीक है ना। तो क्या बने, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो NO2 कहाँ जुड़ेगा आपका, मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो ये रहे हमारे 76 से लेकर 100 क्वेश्चन जिसको हमने हिंदी में डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। तो अगले पेपर में मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।